नमस्कार। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएस बोलते हैं, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है पनिशमेंट, उसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो इंडियन पीनल कोड था उसी को बदल करके बीएनएस लाया गया है। तो हम लोग कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि जो पनिशमेंट का प्रोविज़न आईपीसी में था उसमें क्या चेंजेज लाया गया बीएनएस में, तो मतलब दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग देखेंगे, पनिशमेंट के अंतर्गत एक पनिशमेंट है जिसका नाम है डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर हमेशा एक क्वेश्चन रेज किया गया कि डेथ पेनाल्टी को एबोलिश कर दिया जाए या रहने दिया जाए, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो नया भारतीय न्याय संहिता है वहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है और उसमें क्या चेंजेज आया है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि सेक्शन 4 बीएनएस का जो सेक्शन 4 है वो पनिशमेंट की बात करता है। और आप यहाँ तक देखेंगे 1 से लेकर के 5 तक, तो यहाँ तक आईपीसी में भी, मतलब इंडियन पीनल कोड में सेम प्रोविजन था। मतलब इंडियन पीनल कोड में 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट था, लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता जो नया क्रिमिनल लॉ बना है उसमें एक और पनिशमेंट को ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। मतलब एक मिनट, ये ध्यान देने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये नया ऐड किया गया था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। पहले हम लोग जैसे पीटी में भी पहले पूछा जाता था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, हम लोग हमेशा आंसर मारते थे 5, लेकिन अब अगर हम लोग को पीटी में अगर आएगा क्वेश्चन कि कितने तरह का पनिशमेंट है, तो हम लोग को 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, जो 6 वाला ऑप्शन होगा उसको हम लोग को सही टिक करना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अब दूसरा जो हम लोग इम्पोर्टेंट बात देखेंगे, इसमें एक जो ये पनिशमेंट है डेथ पेनाल्टी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे ये डेथ पेनाल्टी क्या है, और इसी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस के द्वारा चैलेंज किया गया, तो उसको हम लोग समझेंगे। आई थिंक इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो मेन बीएनएस में जो चेंजेज लाया गया वो चेंजेज ये जो 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस को मैं बता भी देता हूँ ये क्या है। जैसे कोई सोशल सर्विस टाइप का चीज़ दे देगा, जैसे सपोज कि पनिशमेंट के रूप में आपको कहेगा कि हॉस्पिटल में जा करके आप सेवा दीजिए, मतलब कम्युनिटी सर्विस देने के लिए, तो वो कम्युनिटी सर्विस है ना। सोशल, एक तरह से ये समझिए कि सोशल सेवा करना, एक तरह से समझ, सामाजिक सेवा करना, यही कम्युनिटी सर्विस है ना। अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे, जिसका नाम है डेथ पेनाल्टी। ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डेथ पेनाल्टी है ये पनिशमेंट सबसे ग्रेव पनिशमेंट है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऑफेंस के लिए जो सजा दिया जाए तो सबसे ग्रेवेस्ट, मतलब सबसे एक्सट्रीम पनिशमेंट है। इतना बात तो क्लियर है। अब देखिए, डेथ पेनाल्टी के प्रोविजन को आपको समझने के लिए पीछे जा कर के देखना पड़ेगा कि पहले क्या इससे रिलेटेड प्रोविजन था और प्रेजेंटली क्या। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या चेंजेज आया है और प्रेजेंट सिचुएशन में भी डेथ पेनाल्टी का क्या सिचुएशन है। तो देखिए, हम अगर पीछे जा कर के देखें तो एक हम लोग को था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। पहले हम लोग के पास एक क्रिमिनल लॉ अवेलेबल था जिसका नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उस समय क्या था, उस समय इस एक्ट में एक सेक्शन था जिसका नाम है 367 क्लॉज 5। क्लियर है। मतलब ये एक पुराना क्रिमिनल लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ है। इसमें एक प्रोविजन, एक सेक्शन था 367 क्लॉज 5। ये कहता था उस समय, ये कहता है कि अगर जनरल, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बाइफरकेट करके बताया था। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग डेथ पेनाल्टी जो था, डेथ पेनाल्टी ये जनरल रूल। इसका मतलब कि इस कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी को मर्डर किया है, किसी का मृत्यु कारित किया है, तो कोर्ट को क्या देना पड़ेगा, डेथ पेनाल्टी देना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शनल रूल क्या था कि डेथ पेनाल्टी के केस में एक्सेप्शनल केस में कोर्ट जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी पनिशमेंट दे सकते थे। मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए,
ये जो 367 क्लॉज 5 प्रोविजन ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर में था वो ये था कि इसको अगर आप पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोड के अकॉर्डिंग जनरल रूल था कि अगर कोई किसी व्यक्ति का मर्डर किया है तो आपको डेथ पेनाल्टी देना, लेकिन एक्सेप्शन रूल था कि मर्डर के केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई कोर्ट मर्डर के केस में अगर वो देना चाह रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको स्पेशल रीजन देना पड़ेगा, स्पेशल रीजन देना पड़ेगा। इसी बात से क्लियर होता है कि जनरली कोर्ट को अगर कोई व्यक्ति किसी का डेथ कॉज किया है, किसी का मृत्यु कायद किया है, तो उनको क्या देना पड़ेगा, डेथ पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है कि नहीं उस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाना चाहिए, तो उनको स्पेशल रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाह रहे हैं डेथ पेनाल्टी के केस में। क्लियर है? इतना है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि 1955 में एक अमेंडमेंट लाया जाता है। 1955 में एक अमेंडमेंट लाया जाता है और इस अमेंडमेंट के द्वारा 367 क्लॉज 5 जो है इसको ओमिट कर दिया जाता है। 367 क्लॉज 5 जो है इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया जाता है। ओमिट कर देना मतलब इसको डिलीट कर हटा दिया जाता है। मतलब ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इससे ये जो प्रोविजन था 367 क्लॉज 5, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का डेथ कॉज करता है, किसी का मृत्यु कायद करता है, उसको कैसा पनिशमेंट दिया जाए, डेथ पेनाल्टी। इसको हटा दिया गया। इसको हटा देने के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ ये हम लोग समझते हैं। इसको हटा देने के बाद अब जज को डिस्क्रिप्शन दिया गया। इसके बाद समझते हैं हम लोग। इसके बाद हुआ क्या, जज को डिस्क्रिप्शन दिया गया। डिस्क्रिप्शन मतलब हुआ विवेकाधिकार। मतलब इस अमेंडमेंट के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को, आपका ये कोर्ट को ये फ्री कर दिया गया कि उनके कंसाइंस पर छोड़ दिया गया कि आपको जिस केस में लग रहा है किसी डेथ पेनाल्टी या मर्डर के केस में जिसमें आपको लग रहा है कि डेथ पेनाल्टी देने की आवश्यकता है, उसमें आप डेथ पेनाल्टी दीजिए। जिसमें आपको लग रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की जरूरत है, उसमें आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 1955 के बाद ये चेंजेस का पहले जो एक तरह से मैंडेटरी था, यहाँ आप देखेंगे इस प्रोविजन को देखेंगे तो यहाँ क्या है, डेथ पेनाल्टी जनरल रूल है, मीन्स मैंडेटरी था। एक्सेप्शनली क्या दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब क्या किया गया, अब कोर्ट डिस्क्रिप्शन को छोड़ दिया गया कि आइदर आप डेथ पेनाल्टी दीजिए मर्डर के केस में या आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दीजिए। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या इसके बाद, उसके बैकग्राउंड को समझ। इसके बाद होता क्या है कि चूंकि जज के डिस्क्रिप्शन को ये छोड़ दिया गया, उनके विवेकाधिकार को छोड़ दिया गया, तो अब ये कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगा। लोगों को लोग क्वेश्चन रेज करने लगे कि किसी सेम सर्कमस्टांस या सेम केस में किसी कोर्ट के द्वारा डेथ पेनाल्टी दे दिया जा रहा है, किसी कोर्ट के द्वारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो लोग का ये क्वेश्चन हुआ कि या लोग ये ओपिनियन देने लगे कि क्यों नहीं डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ कि डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को, ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन को ये टास्क दिया कि आप ये रिसर्च करके बताइए कि क्या इंडिया में अभी सिचुएशन है डेथ पेनाल्टी खत्म करने का। इसके बाद लॉ कमीशन अपना, ध्यान से देखिएगा, लॉ कमीशन 35th रिपोर्ट, लॉ कमीशन अपना 35th रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इसके द्वारा लॉ कमीशन कहते हैं कि नहीं, इंडिया में अभी डेथ पेनाल्टी खत्म करने का सिचुएशन या डेथ पेनाल्टी एबोलिश करने का सिचुएशन अभी नहीं। क्या है मतलब, ये मतलब लॉ कमीशन 35th रिपोर्ट द्वारा रेकमेंड करता है कि डेथ पेनाल्टी, देखिए, डेथ पेनाल्टी शुड नॉट बी एबोलिश। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ कमीशन का रख नहीं, अभी इंडिया में डेथ पेनाल्टी को एबोलिश नहीं किया जा सकता। इतना बात, आई होप इतना बात क्लियर होगा, है ना। इसके पीछे देखिए एक बात और हम लोग समझते हैं कि लॉ कमीशन लॉजिक क्या किया कि क्यों नहीं खत्म किया जाना चाहिए। तो कहा कि अभी जो इंडिया का जोग्राफिकल कंडीशन है, इलिटरेसी है,
जो सोसाइटल कंडीशन है, ये सब देखते हुए अभी डेथ पेनाल्टी को ख़त्म करने का जो बेहतर परिस्थिति होना चाहिए वो इंडिया में अभी नहीं है। अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि नहीं, डेथ पेनाल्टी अभी ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। आई होप इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, इसके बाद हम लोग को एक नया कोड बन करके आता है जिसको हम लोग जानते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसमें एक प्रोविजन 354 क्लॉज 3, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सीआरपीसी हम लोग अभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से पहले यही सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे थे, वही सीआरपीसी है। तो इसके साथ में कोरिलेट करके बता रहे हैं। देखिए ये जो 354 क्लॉज 3 सीआरपीसी है, और अभी जो हम लोग का जो नया सीआरपीसी बना जिसको हम लोग बीएनएसएस बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपको सीआरपीसी का प्रोविजन, और इसी को मैं स्लैश करके लिख देता हूँ 393 क्लॉज 3 बीएनएसएस, या इसको आप बोल सकते हैं न्यू सीआरपीसी। तो जो ओल्ड सीआरपीसी जो अभी अमेंड हुआ होकर के जो नया बीएनएसएस बना है, तो इसका जो 354 क्लॉज 3 है, ये प्रोविजन यही सेम प्रोविजन अब कहाँ पर शिफ्ट हो गया, 393 क्लॉज 3 में आ गया। ठीक है, ये दोनों में सेम प्रोविजन, इसीलिए मैं एक साथ लिख दिया हूँ। अब देखिए जो नया सीआरपीसी या नया बीएनएस है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि डेथ पेनाल्टी का क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो ये कहता है कि मर्डर के, अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ या ऑफेंस ऑफ मर्डर हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में अब जो है जनरल रूल क्या है, और ये समझिए कि जनरल रूल क्या है और एक्सेप्शनल रूल क्या है। एक्सेप्शनल रूल क्या है, तो देखिए अब जनरल रूल क्या हो गया। अब जनरली मर्डर के केस में क्या देना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना। मैं अभी लॉजिक बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। क्या देना है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और एक्सेप्शनल रूल क्या है, डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी मतलब अगर आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आप 1898 को देखेंगे तो वहां पर क्या था, वहां पर ये वाइस वर्सा था, मतलब इसका जस्ट अपोजिट था। वहां पर क्या था, वहां पर जनरल रूल था डेथ पेनाल्टी। इट मींस उस समय क्या था कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी का अगर मर्डर किया है या मृत्यु कारित कर दिया है, उनको क्या मिलेगा, डेथ पेनाल्टी मिलता था, और एक्सेप्शनल केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता था। लेकिन अभी आप ऐसे डायरेक्टली समझिए कि जो न्यू बीएनएसएस आया, जो नया सीआरपीसी आया, उसके अकॉर्डिंग अभी क्या प्रोविजन है, जो नया 393 क्लॉज 3, इसके अकॉर्डिंग अब ये हो गया है कि जनरली आपको क्या देना है, जनरली अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर किया है या मृत्यु कारित किया तो आपको जनरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है, लेकिन एक्सेप्शनली आपको डेथ पेनाल्टी देना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा है कि अगर किसी कोर्ट को लगता है मर्डर के केस में, अगर किसी कोर्ट को लगता है मर्डर के केस में डेथ पेनाल्टी देना है, क्या देना है, डेथ पेनाल्टी देना है, तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो डेथ पेनाल्टी देना चाहते हैं। बस यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट इंडिकेट करता है कि अब जो है, अब डेथ पेनाल्टी एक्सेप्शनल रूल हो गया है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जनरल। आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे, पहले देखिए, फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान से आप समझिए, तभी आप कंपेरिजन समझ पाएंगे। देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 था, वहां पर क्या था कि अगर आप डेथ पेनाल्टी दे रहे हैं तो कोई आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोई स्पेशल रीजन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, तब वहां पर स्पेशल रीजन देना होता था। क्यों आपको लग रहा है कि मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए, लेकिन अब देखिए एकदम टोटली सिचुएशन बदल चुका है। क्या बदल गया, अब अगर कोई मर्डर के केस में अगर कोई कोर्ट अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करता, अवार्ड करती है, तो ऐसे करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको कोई स्पेशल रीजन देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कोर्ट को लगता है मर्डर के केस में डेथ पेनाल्टी देने की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको रीजंस बताना पड़ेगा कि क्यों आपको लग रहा है कि डेथ पेनाल्टी
दिया जाना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पहली बात, जगमोहन सिंह का एक केस आएगा, उसके द्वारा डेथ पेनाल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। क्यों क्या वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बात बदल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी, डेथ पेनाल्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी। देखिए जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यू। अब इसको हम लोग समझेंगे कि किस आधार पर किया गया। देखिए इस केस में पहली बार जो डेथ पेनाल्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ पेनाल्टी वैलिड नहीं है। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किस आधार पर किया गया, पहले मैं आधार दो आधार पर चैलेंज किया गया। पहला आर्टिकल 40 और दूसरा आर्टिकल 21। दूसरा आर्टिकल 21। देखिए अभी तक एक बात तो आपको पता चल गया है कि अभी तक कोई आधार नहीं बताया गया, मतलब कोई ग्राउंड नहीं बताया गया है कि किन केसेज में कोई जो मर्डर है, कोई क्रिमिनल है, किन केसेज में अगर वो डेथ किसी का मर्डर किया है तो उसको डेथ पेनाल्टी मिलना चाहिए और किन केसेज में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए। नहीं क्या है तो ये क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये डिस्क्रिशन ऑफ जज है। ये जज के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है, उनके डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि उनको क्या लगता है। उनको जिन केसेज में लगता है कि डेथ पेनाल्टी दिया जाना चाहिए, मर्डर के केस में उसमें वो डेथ पेनाल्टी देते हैं। जिनमें इनको लगता है कि नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाना है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो देखा क्या गया कि कभी कभी कुछ सेम सर्कमस्टांसेज में एक कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दिया गया और किसी सेम सर्कमस्टांसेज में कोई एक मर्डर हुआ उसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। इसीलिए इस केस में कहा गया कि अगर सेम सर्कमस्टांसेज में किसी कोर्ट के द्वारा डेथ पेनाल्टी दिया गया और किसी कोर्ट के द्वारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, इट मींस ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कैसे आर्टिकल 14 क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब हुआ लॉ के नजर में, लॉ के नजर में सब लोग समान है, सब लोग इक्वल है, सब लोग के समान लॉ अप्लाई होगा। तो अगर आप कोई आदमी मर्डर किया है, एक आदमी को आप डेथ पेनाल्टी फांसी की सजा दे देते हैं, उसी दूसरे आदमी को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्योंकि लॉ आप इक्वली अप्लाई नहीं कर रहे। अब दूसरा समझिए आर्टिकल 21 का क्या क्यों वायलेशन है। आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई रूल नहीं है, अभी जैसे डेथ पेनाल्टी तो है कि मर्डर करेगा, लेकिन आप एक सर्कमस्टांसेज में आप किसी को डेथ पेनाल्टी देते हैं और उसी सर्कमस्टांसेज में किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं। इसलिए इसका मतलब जो रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसका भी वायलेशन है। इसका मतलब किसका वायलेशन है, रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ का वायलेशन। इसका मतलब आर्टिकल 21 का वायलेशन। क्लियर है। तो इन दो आधार पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के आधार पर डेथ पेनाल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर सपोज कीजिए कि ये जो डेथ पेनाल्टी है, अगर ये आर्टिकल 14 और 21 फंडामेंटल राइट है, अगर ये वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट का, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 13 आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोविजन, अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो क्या हो जाएगा, वो लॉ जो है नल एंड वाइड हो जाएगा, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसमें पहली बार चैलेंज किया गया। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस लॉ के द्वारा। इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट केस आता है, वो देखिए, रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य। अब देखिए इस केस में जस्टिस कृष्णा आया, मैं लिख देता हूं, जस्टिस कृष्णा अय्यर। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर स्ट्रांगली ये सजेस्ट करते हैं कि डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर जो हैं वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि डेथ पेनाल्टी को क्या किया जाए, एबोलिश किया जाए, कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। वो क्यों कहते हैं ये समझ, उसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक किया, उनकी लॉजिक को समझते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि every saint had a past, and every sinner of future। इसका मतलब हिंदी में लिख देता हूं, प्रत्येक महात्मा का एक अतीत होता है, एवं प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं उनकी लॉजिक से कि उन्होंने रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम को क्या किया है, एक तरह से बल दिया है, उस पर उन्होंने बल दिया है कि रिफॉर्म मतलब किसी को फांसी ना दिया जाए, उसको रिफॉर्म करने का, उसको जेल में रख करके और फिर से एक अच्छा नागरिक बना करके फिर से समाज में लाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि क्राइम का बहुत सारा सरकमस्टांस है, बहुत सारा परिस्थिति जिसके कारण क्राइम होता है सोसाइटी में, या कोई लोग क्राइम करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, डेथ पेनाल्टी नहीं देना चाहिए। रिफॉर्मेटिव जस्टिस मतलब हम प्रयास करें कि मेन जो क्राइम है सोसाइटी में, इसका इनका कहने का मतलब ये भी है कि मेन जो रीजन है क्राइम का, उस रीजन या बेसिक जो रूट है क्राइम का, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जो वहाँ काम करने की ज़रूरत है। आप किसी को डेथ पेनाल्टी दे देंगे जिससे सोसाइटी में क्राइम खत्म नहीं हुआ। इनका मेन वो व्यू था कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम जो है उसको इन्होंने प्रमोट किया, और सोसाइटी में जो रूट कॉज है क्राइम का उसको ख़त्म करने की इन्होंने बात की। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा कि इन्होंने भी क्या सजेस्ट किया कि डेथ पेनाल्टी को ख़त्म कर दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद पहला एक केस आता है जिसमें पहली बार ग्राउंड बताया जाता है कि किस आधार पर डेथ पेनाल्टी दिया जाना चाहिए। पहली बार को एक केस आता है जिसमें एक बेस बताया जाता है, आधार बताया जाता है कि कौन सा एक ग्राउंड है जिस पर कोर्ट को क्या देना चाहिए, डेथ पेनाल्टी देना चाहिए। तो केस का नाम है राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ग्राउंड्स बताया जाता है, कहता है व्हेन सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी इन डेंजर, या समाज का अस्तित्व खतरे में हो। इस केस के द्वारा पहली बार ग्राउंड्स बताया गया, कहा गया कि अगर कोई ऐसा क्राइम हो रहा है समाज जिससे जो सोसाइटी का जो अस्तित्व है, सर्वाइवल है, वही अगर खतरे में है तो ऐसे सिचुएशन में डेथ पेनाल्टी दिया जाए। तो पहली बार एक केस है जिसमें आपको एक आधार बताया गया कि किस केस में या किस ग्राउंड पर डेथ पेनाल्टी दिया जाना चाहिए।
तो कहा गया कि इस आधार पर अगर सोसाइटी का एग्जिस्टेंस या सोसाइटी का सर्वाइवल ही अगर खतरे में है, डेंजर में, तब आप क्या दे सकते हैं, डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं। आई होप इतना बात क्लियर होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट केस आया इसी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के, उस केस का नाम है बच्चन सिंह केस। ये तो बहुत पॉपुलर केस है, बच्चन सिंह केस। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेथ पेनाल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाता है। उन्होंने क्या कहा कि जो डेथ पेनाल्टी है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, ऐसी केसेस, या आप हिंदी में लिख सकते हैं विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। अब समझते हैं हम लोग। देखिए सुप्रीम कोर्ट बच्चन सिंह केस में इसमें कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब विरलतम से विरलतम मामले में ही डेथ पेनाल्टी दिया जाता है, अदरवाइज डेथ पेनाल्टी नहीं दिया जाता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या हो सकता है। उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे सपोज कि कोई प्लानिंग के साथ मर्डर करता है, तो कहा कि ऐसे केसेज में आप क्या दीजिए, डेथ पेनाल्टी दीजिए। या कुछ ऐसे क्राइम होता है जिसमें पूरे फैमिली मेंबर को खत्म कर दिया जाता है, तो कहा कि वैसे केसेज में डेथ पेनाल्टी दिया जाना चाहिए। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद इसमें कुछ बताया गया, कुछ ग्राउंड्स। देखिए कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ग्राउंड्स बता रहे हैं कि बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किन किस केसेज में डेथ पेनाल्टी दिया जा सकता है। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद एक माछी सिंह केस आता है, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड्स बताया कि किन किन मामलों में डेथ पेनाल्टी दिया जा सकता है, और कहा कि ये जो ग्राउंड्स बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये एग्जॉस्टिव ग्राउंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में इसमें और कुछ ग्राउंड्स ऐड किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अभी तक डेथ पेनाल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के जो रिसेंट केस है ये इतना ही है, और यही पॉइंट आई होप ये क्लियर हो गया। मैं लास्ट में एक बात ये भी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे आपका एकेडमी एपीओ हो, कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेथ पेनाल्टी इज अ जनरल रूल, डेथ पेनाल्टी इज एक्सेप्शनल रूल, वेयर एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज जनरल रूल एक्सप्लेन। तो उसके आंसर में ये आपको हेल्प मिलेगा, यही उसका आंसर ही होगा, तो वो आंसर लिखने में ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और बात डिस्कस करें। बहुत थैंक यू।